गुड मॉर्निंग टू वन एंड एवरीवन। तो हम कंटिन्यू करेंगे कल जहां हम रुके थे ग्लाइकोलाइसिस के एंडिंग पे, वहीं से आज हम अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो, अच्छे से कंसंट्रेशन बनाए रखो क्लास में। तो कल हम पहुंचे थे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या मिला, ओवरऑल रिएक्शन देखो, ओवरऑल रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो हमने क्या यूज किया था इनिशियली, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमने यूज किया था, हमने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज यूज किया था, प्लस यानी प्रेपरेटरी फेस में रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट किए थे। तो सेल को 2 एटीपी इन्वेस्ट करना पड़ा ग्लाइकोलाइसिस में। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज हुआ था, 2 एटीपी यूज हुए, और बताओ और क्या यूज हुआ था, याद है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट स्टेप नंबर 6 पे, और याद है 2 NAD+, और कुछ यूज हुआ था और कुछ नहीं यूज हुआ था। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला था ग्लाइकोलाइसिस के एंडिंग पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यानी ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को हम नट शेल में कवर कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज यूज हुए थे, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से बना था 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बना था। ठीक है, और उसके बाद 2 एटीपी खारिज हुए थे, लेकिन बना था कितने एटीपी, 4 एटीपी। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हुआ, वो तो यूज हुआ। उसके बाद 2 NAD यूज हुए थे, तो क्या बना था 2 NADH, यानी 2 NAD पॉजिटिव यूज हुए थे ऑक्सीडेशन स्टेप में, तो 2 NADH बना। और कुछ ये था हमारे ग्लाइकोलाइसिस में, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, याद है स्टेप नंबर 9 पे जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बन रहा था, उस वक्त 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हुआ। तो ये है ग्लाइकोलाइसिस की ओवरऑल रिएक्शन। अब उसके बाद फेड ऑफ पायरुवेट, अब उसके बाद हमें देखना है इस पायरुवेट का क्या होगा, इस पायरुवेट का क्या होगा। जब ऑक्सीजन होंगे पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होंगे तब पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होंगे। तो अब पायरुवेट, अब इस पायरुवेट का क्या होगा, देखो इधर देखो, ग्लूकोज से बना पायरुवेट, तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की स्टेप को क्या कहते हैं, वेरी गुड, ग्लाइकोलाइसिस। अब उसके बाद इस पायरुवेट के पास कौन सी रास्ता बचता है, देखो इस पायरुवेट के पास 3 रास्ते होते हैं। अगर इस पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहला, अब जब पायरुवेट एनारोबिक C2H5OH एथेनॉल बना, यानी जब यहाँ पे एथेनॉल बनेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब पायरुवेट का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ तो वहाँ पे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या सिंपली हम फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन की स्टेप को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, जब पायरुवेट को यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा जब पायरुवेट का, तब पायरुवेट या तो फर्मेंटेशन होकर एथेनॉल में चेंज हो जाएगा। तो ये मोस्टली किन में होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं ये प्रोसेस, यीस्ट में। किस में ऑपरेट होते हैं, यीस्ट में। तो उसके बाद दूसरा और एक चीज देखो, यानी इस प्रोसेस को हम सिंपली कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, नहीं, पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन
नहीं होता है। तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो उससे जो है पूरा एनर्जी रिलीज नहीं होता। दूसरा, ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा यानी इन द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि हम जब वाइगरस एक्सरसाइज करते हैं, जब हम मैराथन में दौड़ने जाते हैं, आप सब ने देखा होगा जब हम मैराथन में दौड़ने जाते हैं हमारे लेग्स में, यहाँ पे हमारे लेग्स में मसल क्रैम्प हो जाते हैं, हार्ड सा महसूस होता है, इतना हार्ड हो जाते हैं। तो क्यों? वहाँ लैक्टिक एसिड जमा हो जाते हैं। उस वक्त हमारी मसल में कैपेबिलिटी तो है ऑक्सीजन, लेकिन उस वक्त उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। तो जब पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होते तो उस वक्त पायरुवेट चेंज हो जाते हैं लैक्टेट में, या लैक्टिक एसिड कहो। लैक्टेट बोलो, लैक्टिक एसिड बोलो, सेम है, प्लस एनर्जी। तो इसमें पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलते हैं तब पायरुवेट का होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब इसको ऑक्सीजन मिलेंगे तब पायरुवेट का क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो स्टेप नंबर 3 पे हम लिखेंगे इफ O2 इज प्रेजेंट, अगर O2 प्रेजेंट होगा तब पायरुवेट का क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किस में होता है? मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो बनेंगे 6 टाइम्स H2O, 6 टाइम्स CO2 प्लस 686 किलो कैलोरीज, 686 किलो कैलोरीज एनर्जी। ठीक है, तो ये 686 आगे जाके 30 या 32 ATP बनाएंगे। ये आपको आगे पता चलेगा कि कितने ATP बनते हैं। देखो, ग्लाइकोलाइसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यूज हुए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हुए, 2 NAD। प्रोडक्ट क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 4 ATP, 2 NADH एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहां लिखा फेट ऑफ पायरुवेट। इस पायरुवेट का क्या होगा? इस पायरुवेट के पास 2 रास्ते हैं। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन pyruvate is completely oxidized into 6 times CO2, 6 times H2 and 6 kilocalories energy. If oxygen is absent, then there occur anaerobic respiration, partial oxidation of pyruvate। तब partial oxidation होने की सूरत में या एथेनॉल बनेंगे या लैक्टिक एसिड। तो ये 2 प्रोसेस जो है हम at the end of aerobic respiration we will discuss the fermentation and lactic acid fermentation। Okay? अब हम आगे कौन से स्टेप को लेके जाएंगे? ये वाली स्टेप को हम आगे ले जाएंगे कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ग्लूकोज के किस तरह से ब्रेकडाउन होगा और कौन कौन सी स्टेप जो है इसकी ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं। यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? अब इधर देखो, अब हमारे पास है क्या? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट एक चार्ज मॉलिक्यूल है। देखो, मैं पायरुवेट का स्ट्रक्चर बनाता हूं। है कि नहीं? 3 कार्बन का कंपाउंड, 1 2 3, 3 कार्बन का कंपाउंड, ये है पायरुवेट। क्या है ये? वेरी गुड। हमारे पास पायरुवेट की कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल थे। अब इधर देखो, ये मैं बनाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनाओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो, पायरुवेट एक चार्ज मॉलिक्यूल है, तो एक चार्ज मॉलिक्यूल डायरेक्ट डिफ्यूज होकर अंदर नहीं जा सकता है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर। तो इस पायरुवेट को यहां भेजने के लिए यहां पे एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होना जरूरी है। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से पायरुवेट जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, ये पायरुवेट यहां से होते हुए सेल के इस प्रोटीन के जरिए कहां आया? सेल के अंदर इंटर हुआ। सेल के अंदर इंटर होने के बाद C डबल बॉन्ड O CH3। देखो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इस पायरुवेट के पास एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये है इसका कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या है ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है। ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले सेल के अंदर पहुंचने के बाद कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकल जाएगा बाहर। किसकी सूरत में?
कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में बाहर निकलेंगे। देखो यहां पे मैं बना हूं रिएक्शन, तो मैंने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा। तो अभी हम एक पायरुवेट को लेके जा रहे हैं, फिर इसको हम दो को हम सिर्फ 2 गुना, एक पायरुवेट इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर हुए। तो होने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बोक्सिल ग्रुप जो यहाँ पायरुवेट पे था वो लॉस हुआ। तो जब जिस कंपाउंड से सबस्ट्रेट से CO2 लॉस होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहले यहाँ हमारा प्रोसेस का नाम क्या है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। स्टेप नंबर 2 क्या था, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। चीजें क्लियर है, कुछ डाउट है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में अब क्या बचा इसके पास बचा सिर्फ CO, यानी ये है पायरुवेट, ठीक है। अब ये इसके पास बचा एसिटेट ग्रुप, बस एसिटाइल ग्रुप ही बचा है, ठीक है। अब देखो पहले पायरुवेट में से कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लॉस हुआ, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद इसका क्या होगा, उसके बाद होगा नेक्स्ट स्टेप है इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करेंगे, ऑक्सीडेशन यहां पे करेंगे NAD पॉजिटिव, ऑक्सीडाइज होगा। तो किस ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनेंगे, NADH प्लस H पॉजिटिव, NADH प्लस। क्यों H पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैंने कहा जब भी NADH किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, वो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को साथ में एक्सेप्ट करते हैं, तभी हमने लिखा H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये कंपाउंड, उसके बाद स्टेट यहाँ पे कोएंजाइम A जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोएंजाइम A इस रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ बचा, तो यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O CH3, यही तो बचा था एसिटेट ग्रुप। इसके ऊपर ज्वाइन हो जाएगा क्या, इसके ऊपर क्या ज्वाइन हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल, तो यहां पे देखो पायरुवेट, तो सबसे पहले पायरुवेट का कार्बोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लॉस हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, पायरुवेट का कार्बोक्सिल ग्रुप जो है पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लॉस हुआ। उसके बाद इनका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसने किया, NAD ने। तो NAD किस में चेंज हुआ, अब यहाँ पे कोएंजाइम A इंटर हुए, कोएंजाइम A इंटर हुए, यहाँ पे स्टाइल हमने क्यों लिखा, यहाँ पे कोएंजाइम A क्या हुआ, इंटर हुआ, कोएंजाइम A से ये कंपाउंड बना एसिटाइल कोएंजाइम A। कंपाउंड क्या बना, नया कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है यहां तक। अब इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। एक बार फिर से देखो, ठीक है। तो पायरुवेट बना था ग्लाइकोलाइसिस से, फिर ये पायरुवेट एक चार्ज मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो पायरुवेट को इस यानी माइटोकॉन्ड्रिया इस मेम्ब्रेन से पार करने के लिए इसको एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा इस पायरुवेट को सेल के अंदर इंटर करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचने के बाद पायरुवेट का क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो लॉस होगा। किसकी फॉर्म में लॉस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लॉस होगा। तो क्या बचा है, बाकी सिर्फ एसिटाइल ग्रुप बचा है। इस एसिटाइल ग्रुप के साथ कोएंजाइम A जुड़ जाएगा, नया कंपाउंड जो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। इस पूरे रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों, 3 एंजाइम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, डाइहाइड्रोक्सी लिपोलाइट ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो यहाँ पे 3 अलग एंजाइम है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखो, इस पूरे कॉम्प्लेक्स एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो अब क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम A, यहां तक ठीक। अब इधर देखो पायरुवेट ऑक्सीडेशन, इसके बारे में हम लिखेंगे। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा।
process occur in the mitochondrial matrix. Process occur in the mitochondrial matrix of all eukaryotes, of all. तो ये प्रोसेस जो है तमाम यूकैरियोट्स की कहाँ पे ऑपरेट होगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और प्रोकैरियोट्स में कहाँ होते हैं? साइटोसोल में. तो एंड इन द साइटोसोल ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स, ऑल. तो ये साइटोसोल में प्रेजेंट होगा तमाम प्रोकैरियोट्स की. ठीक है. उसके बाद इस रिएक्शन में क्या होगी? देखो यहां तक समझ आया? 2 मॉलिक्यूल यहां पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगी. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सी. सबसे पहला फर्स्ट कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ पायरुवेट इज रिमूव्ड, SCO2. यानी कार्बोक्साइल ग्रुप पायरुवेट का किसकी सूरत में लॉस हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में लॉस हो जाएगी. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है. एसीटेट. तो बनेगा नया कंपाउंड, क्या फॉर्म? एसिटाइल कोएंजाइम A. एसिटाइल कोएंजाइम A. द होल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय the whole reaction is catalyzed by a complex enzyme known as, क्या कहा एंजाइम का नाम? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. अब देखो इस रिएक्शन में क्या यूज हुआ? इस रिएक्शन में होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट. और कुछ यूज हुआ था प्लस 2 NAD, क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल पायरुवेट लिया तो एक NAD खर्च हुआ. लेकिन पायरुवेट तो 2 बार है, 2 बार बना हुआ है, तो 2 बार के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 बार NAD यूज करेंगे. तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव. ये हुई हमारी पायरुवेट ऑक्सीडेशन की ओवरऑल रिएक्शन. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा एसिटाइल कोएंजाइम A. ये इंटर होगी थर्ड फेज में, यानी क्रब साइकिल में. एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ इंटर होगी? क्रब साइकिल में. यहां तक समझ आया? कुछ डाउट है? हाँ, तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे. क्रब साइकिल, क्रब साइकिल, या इस साइकिल का दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. एसिड, इसका और एक नाम है, या तीसरा नाम हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल. इस साइकिल को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक यानी ब्रिटिश बायोकेमिस्ट ने. दिस साइकिल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश बायोकेमिस्ट हंस क्रब. हंस क्रब इस साइंसदान का, जिसकी वजह से उसको 1953 में नोबेल प्राइज मिला था. नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी. He received Nobel Prize for this in 1953. 1953. तो इस साइकिल को हंस ए क्रब ने डिस्कवर की थी 1953 में, जिसकी 1953 में इसको क्या दिया था? नोबेल प्राइज दिया था इस डिस्कवरी के लिए. इस साइकिल की डिस्कवरी के लिए हंस क्रब को
1953 में नोबेल प्राइज से नवाजा था। ठीक है, अब दूसरा, इस साइकिल का सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड इस साइकिल में बनते हैं वो है साइट्रेट, यानी साइट्रेट एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन के बेसिस पे इसका दूसरा नाम पड़ा सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस साइट्रेट के पास 3 कार्बोक्साइल ग्रुप है, 3 कार्बोक्साइल, तो इसलिए इसका नाम। अब इधर देखो, एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये कंबाइन हो गए सबसे पहले हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो OA का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा, OA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ये एक कैरियर के तौर पे काम करते हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का ये हो गया कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। देखो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन के कंपाउंड के साथ जोड़े। एसिटाइल ग्रुप में सिर्फ क्या बचा था? सिर्फ 2 ही तो बचा था, आपको पता है। जब इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये सिर्फ देखो यहाँ पे ये बचा था, तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो इस वाटर की प्रेजेंस की वजह से ये एबल हो जाते हैं, एसिटाइल ग्रुप जो है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होते हैं। एसिटाइल ग्रुप ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होने में कौन मदद करते हैं? वाटर। पहली रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, वो हम आगे लिखेंगे। पहले रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन यानी क्रब साइकिल में क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कंबाइन होंगे एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, तो नया कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा सिट्रेट। नया कंपाउंड क्या बनेगा? सिट्रेट। सिट्रेट एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का? तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन क्रब साइकिल इज सिट्रेट, देयरफॉर दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। या इसको आप सिट्रेट भी कह सकते हो या सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। सेम जहां ATA हो तो वहां पे आप साइट्रेट बोलो या साइट्रिक एसिड, मेलेट या मैलिक एसिड, एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड, AT मींस एसिड। ठीक है, तो ऑक्सिलो एसिटिक पहला रिएक्शन, इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेस, साइट्रेट सिंथेस। तो पहली रिएक्शन को कैटालाइज कौन करेगा? एक एंजाइम, उस एंजाइम का क्या नाम है? सिट्रेट सिंथेस फर्स्ट। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इज कंबाइन इट विथ, किसके साथ कंबाइन होगी? एसिटाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म सिट्रेट। तो दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय, रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेस एंजाइम। देखो कुछ जगहों पे लिखे होते हैं साइट्रेट सिंथेटेस, हम सिंथेटेस कब यूज करते हैं, सिंथेस कब यूज करते हैं, वो आज में क्लियर। जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन हो वहां ATP ने अगर पार्टिसिपेट किया तो उस वक्त हम यूज करते हैं साइट्रेट सिंथेटेस। ATP यूज होके जब कोई कंपाउंड बना, ATP की इन्वॉल्वमेंट हुई, तब उस कंडेंसेशन रिएक्शन में जो एंजाइम यूज करते हैं उस वक्त हम सिंथेटेस यूज करते हैं। लेकिन जहां ATP के बगैर जब ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इसके साथ कंडेंस होकर बना नया कंपाउंड सिट्रेट, लेकिन किसी ATP ने यहां इन्वॉल्वमेंट नहीं की, उस वक्त हम यूज करेंगे एंजाइम साइट्रेट सिंथेस। कौन सा एंजाइम? साइट्रेट। तो इस रिएक्शन को कैटालाइज किया साइट्रेट सिंथेस ने। फर्स्ट रिएक्शन जो है एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और एक रेगुलेटरी स्टेप है। यहां तक चीजें क्लियर? के बाद साइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेस, साइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेस। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान वाटर जो है वो बाहर लॉस हो जाएंगे, तो उसके बाद सिस एकोनिटेस कन्वर्ट होगा किसमें? आइसोसिट्रेट में, आइसोस्ट्रेट में। तो यहां पे वाटर फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, हाइड्रेशन होगा। क्या होगा? हाइड्रेशन।
ये रिएक्शन 2A, इस रिएक्शन को हम 2B, इन दोनों रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं एक ही एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। तो इधर देखो अच्छे से, स्टेप नंबर 2A, फिर इसके बाद स्टेप 2B क्या होगा, डिहाइड्रेशन। ये हो गया 2A डिहाइड्रेशन, दूसरा हाइड्रेशन। इन दोनों को कैटेलाइज करेंगे एक ही एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। तो मैंने कहा था इस एकोनिटेज एंजाइम इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं एक पेस्टिसाइड। इस एरो का मतलब है इनहिबिट करते हैं इसकी एक्टिविटी को कौन, एक पेस्टिसाइड। उस पेस्टिसाइड का नाम है फ्लोरोएसीटेट। फ्लोरोएसीटेट खुद डायरेक्ट फ्लोरोएसीटेट की फॉर्म में इस एकोनिटेज एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करते हैं। फ्लोरोएसीटेट पहले कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लोरोसिट्रेट में। किसमें, फिर उसके बाद वो जाके इनहिबिट करते हैं किसको, एकोनिटेज एंजाइम को। तो ये इस स्टेप नंबर 2 की पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में था। उसके बाद आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरी क्रेब्स साइकिल्स में। ये है स्टेप नंबर 3। इस रिएक्शन पे आइसोसिट्रेट का सबसे पहले होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, आइसोसिट्रेट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे NAD पॉजिटिव। तो किस में चेंज होगा, NADH+H पॉजिटिव। देखो आइसोसाइट्रेट ने अपनी इलेक्ट्रॉन जो है NAD को दी, तो NAD रिड्यूस होकर क्या बना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद NAD रिड्यूस हुआ NADH+H पॉजिटिव। तो इसी के साथ साथ इस रिएक्शन के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। Why this reaction is called oxidative decarboxylation? Because first isocitrate is oxidized into alpha ketoglutarate. At the meantime carbon dioxide is released. तो आइसोसाइट्रेट के पास कितने कार्बन थे, 6 कार्बन। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कंपाउंड बना वो कितने कार्बन के कंपाउंड बनेंगे, 6 4 5 कितने के, 5 कार्बन का कंपाउंड बनेंगे। देखो कप साइकिल के दौरान पहला एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ स्टेप नंबर 3 पे। तो ये लिखा है तो मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कुछ डाउट नहीं। अब उसके बाद देखो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है किस में चेंज होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट चेंज होगा सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में। किस में चेंज होगा, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो स्टेप 3 को अगर लिखना चाहें, देखो स्टेप 3 जो है कौन सा है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगी स्टेप नंबर 3 पे। उसके बाद ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। दूसरा एक रेगुलेटरी स्टेप है, क्या है, तीसरा ये क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है, इरिवर्सिबल स्टेप। अब उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट का फिर से ऑक्सीडेशन होगा। इधर देखो अच्छे से, इसका फिर से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, ये NAD पॉजिटिव। किस में चेंज होगा, NADH+H पॉजिटिव। इस दौरान और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान कोएंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। कोएंजाइम फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो बन को ए, ठीक है। देखो कंटिन्यू स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दोनों स्टेप पे क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट का फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। यहाँ पे एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज
कीटोग्लूटारेजिनेस एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की मदद से अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो गए। इस दौरान अल्फा कीटोग्लूटारेट का फिर से ऑक्सीडेशन हुआ तो नया कंपाउंड बनेगा सक्सिनाइल, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लॉस होगी और को एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर। अब सक्सिनाइल को एंजाइम ए के पास कितनी कार्बन है? वेरी गुड, 4 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन के? 4 कार्बन का। अब सक्सिनाइल को एंजाइम ए चेंज हो जाएगा सक्सिनेट में। किसमें चेंज हो जाएगा? सक्सिनाइल को एंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। इस दौरान पहली बार स्टेप नंबर 5 पे यानी एक एटीपी बाहर निकलेंगे रिएक्शन से। एक एटीपी कहां निकलेंगे? बाहर निकलेंगे, 1 एटीपी। तो जब डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एटीपी बाहर निकलते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा था ग्लाइकोलाइसिस में मैंने? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो स्टेप नंबर 5 पे क्या हुआ? यहां पे हुआ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन यानी सबस्ट्रेट थे सक्सिनाइल को एंजाइम ए। जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सिनेट बन रहे थे तो वहां पे एक एटीपी की फॉर्मेशन हुए। तो डायरेक्ट जब सबस्ट्रेट से एटीपी हमें मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट, इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम। अब उसके बाद सक्सिनेट, ये स्टेप भी एक रिवर्सिबल स्टेप। सक्सिनेट थायोकाइनेज चेंज होगा किसमें? फ्यूमेरेट में। सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हुआ? फ्यूमेरेट में। यहां भी ऑक्सीडेशन हुआ, यहां भी क्या होगा? अब सक्सिनेट अपना इलेक्ट्रॉन, अब इस बार एनएडी नहीं होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे ऑक्सीडाइज करने वाला एफएडी होगा। इस टाइम फर्स्ट टाइम एफएडी पॉजिटिव। अब एफएडी यहां पे सक्सिनेट ने इस बार इलेक्ट्रॉन एनएडी को नहीं दिया है, एफएडी को दिया है, यानी फेलाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एफएडी को दिया। तो एफएडी किस में कन्वर्ट हुए? एफएडीएच2। अब प्लस में नहीं, एफएडी 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को एक साथ एक्सेप्ट करते हैं, यानी एनएडी 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन मिलकर बनाते हैं एक हाइड्रोजन एटम। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन बना के बनेंगे 2 हाइड्रोजन एटम। तो इसलिए हमने लिखा डायरेक्ट एफएडीएच2। एनएडी के केस में कुछ बुक्स में कुछ में लिखा होता है एनएडीएच2, ये गलत है क्योंकि वो एनएडीएच2 फॉर्म में नहीं, वो एनएडी प्लस एच पॉजिटिव लिखना चाहिए, ठीक है। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि एफएडी जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन ये बनाते हैं एक हाइड्रोजन एटम, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन ये बनेगा H2, ठीक है। तो ये हुआ। अब सक्सिनेट चेंज हुआ किसमें? फ्यूमेरेट में। इस बार भी ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज की, वो इलेक्ट्रॉन एफएडी ने एक्सेप्ट किया, फिर एफएडी कन्वर्ट हुआ, रिड्यूस होकर क्या बना? एफएडीएच। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब सक्सिनेट किस में चेंज हो? फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट चेंज हो जाएगा मेलेट में, किसमें? जगह कम बची। सक्सिनेट किस में चेंज होगा? मेलेट में। फिर मेलेट वापस किस में चेंज हो जाएंगे? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में। मेलेट किस में चेंज हो जाएंगे? ऑक्सिलो। अब देखो जितने कार्बन डाइऑक्साइड या जिन्हें हम इसको रिड्यूस कर सकते थे हमने किया। अब यहां से लेकर इस 4 कार्बन को वापस रिजेनरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड को रिजेनरेट करके रखना चाहिए ताकि ये साइकिल बार बार ऑपरेट होता रहे, ये साइकिल बार बार कंटिन्यू होता रहे। अगर यहां से जो आगे रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं होता तो सेल में क्रब साइकिल जो है वो कंटिन्यूली परफॉर्म नहीं होती। इसको कंटिन्यूली इस साइकिल को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए इस प्रोसेस को वापस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड को क्या करना चाहिए? रीजनरेट करना चाहिए, ठीक है। अब यहां मेलेट से जब देखो फ्यूमेरेट से मेलेट बनेंगे तो वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल। मेलेट से जब ऑक्सिलो एसिटिक बनेगा यहां फिर से ऑक्सीडेशन होगा, फिर से क्या होगा? तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एनएडी होगी। कौन होगा? एनएडी पॉजिटिव। तो किस में कन्वर्ट होगा एनएडी? NaDH प्लस H पॉजिटिव। अब यहां पे एंजाइम यूज होगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। मेलेट डिहाइड्रो, ये पूरा साइकिल जो है कंप्लीट हुआ यहां पे क्रब साइकिल।
नोट डाउन करो। किसी को कुछ डाउट आया? समझ आया? अब मैं थोड़ा सा फास्टली रिवाइज करता हूं, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी फास्ट पे रिवाइज करूंगा, ठीक है। ये है क्रब साइकिल, पूरी तरह से क्रब साइकिल। देखो यहां पे क्रब साइकिल में सबसे पहले ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कंडेंस विद एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर to form citrate. Citrate is the first stable compound in the Krebs cycle. It is a 6-carbon compound. It is formed by the condensation of oxaloacetic acid with acetyl coenzyme A. Under the presence of water, coenzyme is released and acetyl group is attached with the oxaloacetic acid to produce citrate. Then this citrate undergo dehydration to form cis-aconitase, and cis-aconitase again undergo hydration to produce isocitrate. The second reaction 2A and 2B are catalyzed by the enzyme aconitase. This aconitase enzyme activity is inhibited by a pesticide known as fluoroacetate. Fluoroacetate not directly inhibits the aconitase. First it converted into fluorocitrate, then it inhibits the activity of aconitase enzyme. Now isocitrate undergoes oxidative decarboxylation. It again undergo oxidation to produce alpha ketoglutarate. Alpha keto, here who will be the electron acceptor? NAD. This isocitrate donate its electron to NAD. NAD get reduced to form NADH plus H positive. The reaction is catalyzed by the enzyme isocitrate dehydrogenase. Whenever there occur oxidation, you always use the enzyme dehydrogenase. Then the alpha ketoglutarate again undergo oxidation in the fourth step to produce succinyl coenzyme A. So alpha ketoglutarate convert into succinyl coenzyme A. It donates its electron to NAD. NAD get reduced to NADH plus H positive. At the same time, one carbon is lost in the form of CO2. So succinyl coenzyme A, new carbon. It possesses 4 carbon compound. Then the succinate is also 4 carbon. Fumarate is also 4 carbon. Malate is also 4 carbon compound. Then the remaining reaction operate to regenerate the oxaloacetic acid, so the cycle may continually perform in the cell. इसके बाद जो बाकी सक्सिनेट, फिर सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मेलेट, यहाँ से लेके आगे का जो साइकिल है वो कंटिन्यूली ऑपरेट होते रहेंगे ताकि सेल में जो क्रब साइकिल है कंटिन्यूली ऑपरेट होता रहे, ठीक है। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बना। इस टाइम पे डायरेक्ट सक्सिनाइल से सक्सिनेट बनते वक्त एक एटीपी रिलीज हुआ। इस यानी डायरेक्ट सबस्ट्रेट से जब एटीपी रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फिर सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ फ्यूमेरेट में, यहाँ सक्सिनेट का फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो NAD नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज FAD. देन दिस FAD अंडरगोस रिडक्शन टू प्रोड्यूस FADH2. अब नया कंपाउंड बना फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट के दौरान यहाँ पे एक हाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल फिर से साइकिल में इंटर हुए। उसके बाद फ्यूमेरेट चेंज हुआ मेलेट में, तो मेलेट में फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, NAD कन्वर्ट हुआ NADH2 में। यहाँ पे 3 ऐसे रिएक्शन है जो रेगुलेटरी है, इरिवर्सिबल है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप थर्ड एंड स्टेप 4। याद रखो कितनी स्टेप पे ऑक्सीडेशन हुआ, स्टेप थर्ड, स्टेप 4, स्टेप 6, स्टेप 8, ये 7 है, ठीक है। देखो स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड 8, यानी 4 स्टेप पे ऑक्सीडेशन, 4 स्टेप्स पे ऑक्सीडेशन हुए। कितनी स्टेप पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यानी ऑक्सीडेशन भी हुआ, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी लॉस हुआ। कितनी स्टेप पे? 2 स्टेप है। तो ये सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। देखो अभी जो साइकिल हमने बना था, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में कितना बना था? एक बना था कि 2 बना था? 2। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम एक में कन्वर्ट होता तो कितने मॉलिक्यूल में? एसिटाइल एंजाइम के भी 2 मॉलिक्यूल, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज की। तो साइकिल कितनी बार चलेगी? 2 बार। कितनी बार चलेगी? 2 बार। ये भी याद रखना, साइकिल 2 बार ऑपरेट होगा। अब ओवरऑल रिएक्शन क्रब साइकिल्स का शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हुआ था 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरू हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम ए की 2 मॉलिक्यूल से। उसके बाद और क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम ए की 2 मॉलिक्यूल यूज हुए थे। और देखो इधर देखो NAD 1, 2, 3, 4 3 जगहों पे NAD हुआ था, तो साइकिल 2 बार है तो कितने? 6,
NAD पॉजिटिव, है कि नहीं? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 8, तीनों स्टेप होता नहीं होता? 3 अब 3 का डबल करो, 6 NAD, 2 FAD पॉजिटिव, और कुछ यूज हुआ था? तो नया कंपाउंड हमें क्या मिला था? नया कंपाउंड मिला था 6 टाइम्स NADH प्लस H पॉजिटिव प्लस 4 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी बार 2 FADH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये तो सारे हमें निकला था कि नहीं निकला था? ये निकला था, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस को थोड़ा समराइज, क्रेब्स साइकिल को इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखो। क्रेब्स साइकिल्स देखो, सबसे पहले occurs in the mitochondrial matrix, of all eukaryotic organisms, or cytosol of all prokaryotic organisms. Number first point. Number second point, रेगुलेटरी प्रोसेस। क्यों? इसमें 3 जो स्टेप्स है इरिवर्सिबल होने की वजह से, 3 स्टेप्स रेगुलेटरी स्टेप होने की वजह से पूरे को पूरा क्रेब्स साइकिल जो है क्या है? एक रेगुलेटरी प्रोसेस है। रेगुलेटरी प्रोसेस टोटल 8 स्टेप्स। टोटल कितने स्टेप्स है? 8 स्टेप्स है। अच्छा, टोटल कितने स्टेप्स है? 8 स्टेप्स। उसके बाद देखो टोटल कितने स्टेप्स बोला मैंने? 8 स्टेप्स। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेप। ऑक्सीडेशन स्टेप्स कितने हैं? 4। कहां? दैट इज स्टेप 3, 4, 6 एंड 8, ये ना 3, 4, 6 एंड 8। अच्छा, डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप। डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स कितने हैं? कौन सा? 3rd and 4th। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल कितने स्टेप से हुए? 1 स्टेप है। वो कौन सा स्टेप है? स्टेप 5। किस स्टेप पे FAD ने पार्टिसिपेट किया? स्टेप 6। किस स्टेप पे? अब हम एनर्जी बैलेंस चेक करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, अब जितनी एनर्जी था वो निकालना था, निकाल दिया है, NADH की सूरत में, FADH की सूरत में, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस देखो, ग्लूकोज कन्वर्ट हुए किसमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। अब आप दो बताओ, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसका आउटकम जानना है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनते वक्त कितने ATP बने? नेट ATP की बात करो। नेट ATP 2। 2 तो खर्च होगा तो 2 सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। वेरी गुड। कितने NADH बने? और कुछ बना था? और कुछ नहीं था। अब उसके बाद पायरुवेट से बना एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुवेट से क्या बना था? एसिटाइल कोएंजाइम A। इस दौरान क्या हुआ था? ATP कुछ बना था? कोई ATP की फॉर्मेशन, लेकिन 2 NADH बना था। 2 Na। अच्छा, इस दौरान और एक इंपॉर्टेंट चीज, 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस हुआ था। और कुछ था? और कुछ नहीं। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो इंटर हुआ किसमें? क्रेब्स साइकिल में।
एस्टर कोएंजाइम में कहाँ इंटर हुआ? क्रब्स साइकिल में मुझे बताओ सबसे पहले कितने NADH बने? 6। कितने FADH बने? कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए? 4 बोलो ना। कितने ATP बने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से? एक बार और 2 साइकिल को 2 बार रन करा तो 2 ATP। ये था पूरी का पूरा आपका यानी ओवरऑल रिएक्शन जो है ग्लाइकोलिसिस से लेकर क्रब्स साइकिल तक। अब इधर देखो टोटल हम ATP फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है? टोटल अब डायरेक्ट ATP तो यहां पे 2 है, यहां 2 है। डायरेक्ट ATP पूरी रिएक्शंस के दौरान हमें कितने मिले थे? डायरेक्ट ATP की जनरेशन हुआ हमें 4। कितने हुए? 4। लेकिन एक चीज याद रखो, आगे आपको जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। यहां पे एक चीज अच्छे से नोट करके रखो, ये यहां पे लिखूंगा, ठीक है? यहां एक चीज अच्छे से नोट करो, 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP। एक NADH कितने ATP के बराबर होते हैं? तो इसका मतलब ग्लूकोज से पायरेवेट बनते वक्त 2 NADH बनाता, तो 2 NADH कितने ATP के बराबर होंगे? तो ये बनेंगे टोटल 5 ATP के बराबर। तो अब मुझे बताओ, अगर इसका NADH का फिर इस बाद में रिडक्शन होगी, NADH का ऑक्सीडेशन होगा, उसमें से जो एनर्जी होगा वो जब जनरेट होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन में, तो टोटल ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, ये ग्लाइकोलिसिस है, ये क्या है? तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में कितनी ATP की फॉर्मेशन होगी? 7। 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से, 5 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ग्लाइकोलिसिस से टोटल ATP फॉर्मेशन होगा कितना? 7। 2 डायरेक्ट किसकी वजह से? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से 2 ATP, फिर इसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से 5 ATP, क्योंकि 1 NADH किसके बराबर है? 2.5। तो टोटल कितने ATP बने? टोटल बने 7 ATP। अब उसके बाद पायरेवेट से एसिटाइल को एंजाइम बनते वक्त ATP डायरेक्ट बना नहीं हुआ, NADH 2 बना, तो ये कितने ATP के बराबर है? 5 ATP के बराबर। 5। अब क्रब्स साइकिल में 6 NADH है, 6 Na लगाओ, 2.5 इंटू 6 कितना हुआ? 5 6 30, 15 ATP बना। कितनी? अच्छा, एक FADH कितने के बराबर है? इधर देखो, 1 FADH2 इज इक्वल टू 1.5 ATP। एक FADH तो कितने ATP के बराबर है? 1.5 ATP के बराबर। अब लगाओ 1.5 इंटू 2, 3 ATP के बराबर। तो डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन से कितने ATP? 2 ATP। तो टोटल क्रब्स साइकिल में कितने ATP है? 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20 ATP, 20 प्लस 5 25 प्लस 7 32, जो मैंने पहले बताया। अब जो इनमें एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन अभी है, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में निकलेंगे। अभी जो सेल यूज कर सकते हैं वो जो डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन होगा वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो NADH के पास अभी एनर्जी है उसकी एनर्जी तब निकलेंगे जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा। ये कंप्लीट है, समझ आया? अब उसके बाद देखो यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? n टाइम्स NADH या n टाइम्स FADH2, फिर वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से पास होगा, n टाइम्स इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो n टाइम्स प्रोटॉन की पंपिंग में। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे कहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? n टाइम्स प्रोटॉन की पंपिंग होगी। प्रोटॉन के पंपिंग से इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा, उससे प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देंगे? n टाइम्स ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन n टाइम्स वाटर में कन्वर्ट होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये स्टेप हम कल पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।